हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नावा क्लास का बायोलॉजी पढ़ा था, जिसमें हमने कोशिका से संबंधित खोज के बारे में पढ़ लिए थे कि कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, जीवद्रव्य का खोज किसने किया था, केंद्र का खोज किसने किया था। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका से आगे कुछ कोशिकांग के बारे में, कि कोशिका से हम लोग जब कोशिका को पढ़ना शुरू करेंगे तो कोशिका को हम लोग पहले 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? एक कोशिका का सबसे बाहर वाला पार्ट, कोशिका का सबसे बाहर वाला पार्ट कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और अगर आप पादप कोशिका में जाएंगे, प्लांट सेल में जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे बाहर हुआ कोशिका भित्ति। इस प्रकार से कोशिका भित्ति, सेल वाल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अंदर वाला चीज पढ़ेंगे, बीच वाला। बीच में होता है, हम आपको बताए थे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य बताए थे कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें बहुत सारा ना छोटा छोटा अंग पाया जाता है। कहीं राइबोसोम होता है, कहीं लाइसोसोम होता है, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहीं और कुछ कुछ कोशिकांग होता है, हरितलवक होता है पादप कोशिका में, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर केंद्रक के अंदर, कि केंद्रक झिल्ली के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाएगा इसमें क्या क्या होगा। तो इसको हमें 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले बाहर वाला, फिर बीच वाला, फिर इस केंद्रक के अंदर वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका के ऊपर एक पतली सी लचीली मुलायम अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के ऊपर एक पतली सी अर्धपारगम्य लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के ऊपर एक अर्धपारगम्य लचीली मुलायम पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है। लचीली मतलब लपे वाला होता है। इसका खोज किया था कार्ल नागेली और सी क्रैमर। कार्ल नागेली और सी क्रैमर, कौन मेरा लगेगा, क्रैमर। सी क्रैमर नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही इसका खोज किया था 1855 ईस्वी में। कोशिका झिल्ली का खोज किसने किया था? कार्ल नागेली और सी क्रैमर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका खोज किया था 1855 ईस्वी में। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली करता क्या है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर होता है, पतला सा मुलायम सा झिल्ली होता है। ये क्या करता है कि कोशिका के अंदर जितना भी कोशिकांग है, कुछ द्रव्य पदार्थ है, केंद्रक वगैरह है, इन सबको इकट्ठा रखने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोरी है, एक बोरी है और इस बोरी के अंदर हम लोग चावल भर देंगे, तो बोरी क्या करेगा, इस चावल को इकट्ठा रखेगा। उसी प्रकार से यह भी है कोशिका झिल्ली, कि कोशिका में जो भी कोशिकांग होता है छोटा छोटा, इन सबको यह इकट्ठा रखता है और इसको यांत्रिक सहायता भी देता है। अगर खाली हम लोग चावल रख देंगे इसे, तो चावल सब बिखर जाएगा। लेकिन अगर बोरी में है तो यहाँ से यहाँ तक ही इकट्ठा हुआ है, यानी इसको अंदर से इसको बांध के रख ले है। उसी प्रकार से यह इसको अंदर से मजबूती देता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अब बात आती है कि कोशिका झिल्ली बना किसका होता है। तो कोशिका झिल्ली बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन, लिपिड का मतलब होता है वसा, लिपिड का मतलब वसा। तो कोशिका झिल्ली जो है यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप 11वीं क्लास में जाएंगे तो इसका कई गो सिद्धांत दिया गया है कि कोशिका झिल्ली कैसे बना होता है। लेकिन सबसे जो प्रामाणिक सिद्धांत है वह यह कहता है कि कोशिका झिल्ली में
दो गो परत जो होता है ऊपर और नीचे, इस सबसे ऊपर इस सबसे नीचे यानी कि अंदर भी ये दो गो परत होता है प्रोटीन का, और इसके अलावा एक बीच में इस प्रकार से परत होता है, बीच में परत होता है, ये परत होता है लिपिड का, लिपिड का यानी कि वसा का, लिपिड या वसा का। तो कोशिका झिल्ली बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, जिसमें दो लेयर होता है प्रोटीन, एक ऊपर सबसे बाहर की ओर सबसे अंदर की ओर, और एक होता है लिपिड जो कि बीच में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है बात कि कोशिका झिल्ली काम क्या करता है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अंगों को इकट्ठा रखता है, कोशिका के अंगों को इकट्ठा रखेगा, कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, और कुछ एक कोशिकीय जंतुओं में यह सीलिया का निर्माण करता है, सीलिया का। अब सीलिया क्या है, तो यह सीलिया का निर्माण करता है। सीलिया क्या है, सॉरी लाइन कट गया है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग। सीलिया क्या है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर बाल या रोंवा पाया जाता है, बाल या रोंवा पाया जाता है, उसी प्रकार से एक कोशिकीय जीव के ऊपर, जैसे कि पैरामीशियम वगैरह में, इसके ऊपर भी ना सीलिया पाया जाता है। हमारे शरीर में रोंवा है, ऊपर शरीर में सीलिया है, तो यह सीलिया का निर्माण इसी पर होता है, कोशिका झिल्ली पर ही होता है। अगर आपको गौर करेगा, ध्यान देना है कि लिपिड और वसा होता है कि नहीं है, तो आप ध्यान देंगे कि ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में हमारा जो त्वचा है पूरा रूखड़ा हो जाता है। तो रूखड़ा क्यों होता है कि ये जो वसा है, लिपिड है, ये ठंडा के दिन में जमता है। आप लोगों को पता होगा कि तेल है, तेल यानी कि वसा वाला ही तेल होता है, तेल में भी वसा होता है, कि वसा ठंडी के समय में जमता है। तो जब ठंडा का मौसम आता है तो हम लोग के त्वचा का भी जो वसा है ये जम जाता है, और इसी के कारण त्वचा फटने लगता है, ओठ फटने लगता है, तो हम लोग वेसलिन वगैरह लगाते हैं। लेकिन जब गर्मी के समय आता है तब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मी के समय में क्या होता है कि ये गर्म के कारण ये पिघलना शुरू करता है, जिसके वजह से हमारा जो त्वचा है ये मुलायम रहता है, नमी युक्त रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अगला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, अर्थात यह केवल पेड़ पौधा में मिलेगा, यह जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। हालांकि जब जंतु और कोशिका को बांटा गया था तो उसके बांटने का मुख्य आधार था कोशिका भित्ति, कि जिन जीवों में कोशिका भित्ति होती है उसे कहा गया पादप, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है उसको बोला गया है जंतु। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में आपको मिलेगा, यह हमारे शरीर के अंदर या फिर अन्य जीव जंतु के, खास करके जंतु के अंदर इसको देखने को नहीं मिलेगा। ये कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज एक प्रकार का जटिल शर्करा है, जिस प्रकार से ग्लूकोज शर्करा है उसी प्रकार से सेल्यूलोज भी एक प्रकार का जटिल शर्करा है। तो इस कोशिका भित्ति का निर्माण इसी सेल्यूलोज से होता है। आगे चलते हैं। इसका खोज का था रॉबर्ट हुक 1665 में, जो कि हम पढ़ा चुके हैं आप लोग के। रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने कोशिका का खोज किया था, और उसी समय इन्होंने कोशिका भित्ति भी दिया था। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होता है ये कठोर होता है, लचीला नहीं होता है, मजबूत होता है, ये लपता नहीं है। पेड़ पौधा की बात किया जाए तो पेड़ पौधा जो होता है कभी लपता नहीं है, पेड़ पौधा लपता नहीं है। हाँ, नया जो तना उसका होगा वो थोड़ा बहुत लपेगा, लेकिन जो पुराना तना होता है लपता नहीं है। हमारे शरीर में भी नहीं पाया जाता, अगर हमारे शरीर में पाया जाता तो हमारा शरीर भी लपता नहीं, लकड़ी की जैसा पूरा कठोर हो जाता। तो यह बना होता है सेल्यूलोज का। इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। लेकिन कोशिका झिल्ली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, यह कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, पेड़ पौधा में पाई जाती है। यह कठोर होता है, मोटा होता है, ये लपता नहीं है। क्या करता है, ये क्या करता है कि पेड़ पौधों में मजबूती देता है, कठोर बनाता है उसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकांग के बारे में, कि कोशिकांग क्या होता है। तो कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग। तो कोशिका के अंदर ना, कोशिका के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा अंग पाया जाता है, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, रसधानी वगैरह। तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा अंग पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग।
उसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंगों को कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिकांग बहुत सारा होता है, तो इनके बारे में भी हम पारापारी एक एक करके आराम आराम से पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकांग के बारे में। पहला कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्य जालिका। पहला कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग के किताब में टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग प्रकाशन किताब यूज कर रहे होंगे, तो उनमें टॉपिक आगे पीछे हो सकता है कि पहला में दे करके लास्ट में दे दिया हो या बीच में दिया हो, इससे दिक्कत नहीं है। हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे मेनली। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोशिका द्रव्य होता है भरा हुआ, कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के बगल में, देखिए इसके बगल में जस्ट है, कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के बगल में, कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के बगल में एक जाल के जैसी संरचना पाई जाती है। एक जाल के जैसी संरचना पाई जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुनिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है SER, इसको पूरा नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को हिंदी में हम बोल सकते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको बोल सकते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है खुरदरी, खुरदरी मतलब रूखड़ा। इसे एक दीवार है, दीवार पर एक पर प्लास्टर किया हुआ है, एक पर बिना प्लास्टर का है। तो जो दीवार प्लास्टर किया हुआ है वो दीवार बिना प्लास्टर वाला से स्मूथ होगा, चिकना होगा। तो चिकना यानी कि स्मूथ, रफ यानी कि खुरदरा। तो होता क्या है कि RER के ऊपर, सपोज करते हैं कि यहाँ पर RER है, इसके ऊपर इस प्रकार से गोल 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 राइबोसोम इकट्ठा रहता है, राइबोसोम इकट्ठा रखता है। सोचने वाली बात है कि एक सरफेस है, एक कोई का फर्श है, वो फर्श है पूरा स्मूथ, प्लास्टर किया है उस पर। एक फर्श है ओकरा पर प्लास्टर नहीं किया गया है, उभड़ा खबड़ा है। अब हम एली या अंटा जो होता है कांच का या प्लास्टिक का छोटा छोटा बॉल अगर दोनों पर रखेंगे तो विशेष बात है कि खुरदरी जहाँ रहेगा उसको आराम से टिक जाएगा वो, लेकिन जो चिकना होगा, चिकना पर से फिसल करके उंगड़ा करके गोले गोले लपटा के चल जाएगा। तो ये जो रफ होता है, खुरदरी होता है, इसके ऊपर राइबोसोम इस प्रकार से इकट्ठा रहता है, राइबोसोम इस पर पाया जाता है। लेकिन जो चिकना होता है इस पर किसी भी प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता है। एक बार फिर से, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के बगल में, कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के बगल में एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका खोज हुआ था 1945 में, 1945 में। आगे सुनिए, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर किसी भी प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता है। रूखरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर राइबोसोम इकट्ठा रहता है। और इसका कार्य क्या है? अब इसका कार्य क्या है कि RER जो होगा यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करेगा। हालांकि करेगा नहीं, केवल मदद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि यह इसको बिठा दे, नहीं सुने हैं कि अगर कोई चोर है, चोर के साथ रहे वाला भी चोरे कहलाता है। वो भला ही चोरी ना किया हो लेकिन साथ है तो चोर कहाएगा ही, उसको लोग चोर बोल देता है, जबकि वो चोरी किया भी नहीं होगा। उसी प्रकार से RER जो होता है यह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, लेकिन अपने ऊपर राइबोसोम को यह इकट्ठा करता है, जिसके कारण इसे कह सकते हैं कि यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। स्मूथ, यह अलग होता है। यह क्या करता है कि कोशिका के अंदर जो भी जहरीला पदार्थ बनेगा, विष बनेगा, उसको यह निष्क्रिय करता है। या कोशिका द्रव्य के अंदर से जो भी केंद्रक के पास पोषक पदार्थ या जो भी पदार्थ पहुंचेगा उसको यह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के आकार को बढ़ाने में मदद करता है, आकार को बनाने में यह मदद करता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
अब है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। इसका खोज किया था जॉर्ज पैलेड नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में, जो कि जंतु कोशिका में किया गया था। रॉबिन्सन और ब्राउन इन्होंने किया था पादप कोशिका में 1953 में। मतलब ठीक है, राइबोसोम की कोशिका के अंदर कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती है, या आप इस कह सकते हैं कि RER के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का खोज किया था जॉर्ज पैलेड जंतु कोशिका में 1955 में, रॉबिन्सन और ब्राउन 1953 में इन्होंने किया था पादप कोशिका में। राइबोसोम क्या करता है कि राइबोसोम ना अपने अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करने का मतलब कि यह प्रोटीन को बनाता है। अब बताइए कि जहाँ पर कोई चीज़ बनता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री। जैसे अगर कहीं जूता बनता है तो उसको बोलते हैं जूता फैक्ट्री, कहीं कपड़ा बनता है उसको बोलते हैं कपड़ा फैक्ट्री। तो यहाँ पर ना प्रोटीन बनता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को बहुत बार पूछेगा, 9वां में, 10वां में, 12वीं में, यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव में भी बहुत पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो कौन हो जाएगा आपका? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम RER के ऊपर इकट्ठा होता है। इसका खोज किया था जॉर्ज पैलेड, रॉबिन्सन और ब्राउन। ठीक है। राइबोसोम के समूह को हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम के समूह को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम के समूह को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जैसे आप पॉलीथीन नाम सुने होंगे, लेकिन हमें सामान सब्जी वगैरह हम लाते हैं। पॉलीथीन नाम सुने हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन जो बनता है, पॉली जोड़ एथीन, एथीन एक प्रकार का बहुलक है। ये पढ़ेंगे आप लोग 12वीं क्लास में, केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब ढेर सारा एथीन मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। तो वही पॉलीथीन है जिससे हमने सब्जी वगैरह लाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय के बारे में कि गोल्जी काय क्या होता है। गोल्जी काय कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली एक कोशिकांग है, जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर, इस गोल्जी काय को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर मुड़ा हुआ छड़ के जैसा संरचना दिखाई पड़ता है। गोल्जी काय कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। इसे माइक्रोस्कोप से देखने पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह मुड़ा हुआ छड़ के जैसा संरचना दिखाई पड़ता है। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी। इसका खोज किया था कौन? कैमिलो गोल्जी। तो इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा गोल्जी काय। इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा गोल्जी काय। होता क्या है कि हम लोग के यहाँ भी होता है कि किसी के जगह के अनुसार किसी के बच्चे के नाम पर उसके नाम रखाता है। जैसे कोई अगर बिहार के उसको नहीं बोलते हैं बिहारी, कोई पंजाब का रहने वाला उसको नहीं बोलते हैं पंजाबी, कोई नेपाल का रहने वाला उसको नहीं बोलते हैं नेपाली। उसी प्रकार से इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा था गोल्जी काय। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी 1898 ईस्वी में। ये क्या होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर मुड़ा हुआ छड़ के जैसा संरचना होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर मुड़ा हुआ छड़ के जैसा संरचना होता है, जिसे गोल्जी काय कहते हैं। आगे सुनिए, गोल्जी काय जो होता है इसे हम लोग पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पादप कोशिका में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी काय को हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में इसे हम लोग गोल्जी काय कहते हैं। इसमें ध्यान है कि जो मुड़ा हुआ जो छड़ के जैसा संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी, और यहाँ जो है इसको लोग बोलते हैं पुटिका। इस प्रकार से है, बाल्टी के जैसा संरचना होता है, छोटा छोटा गोल गोल। होता क्या है, यह जो पुटिका है, पुटिका अपने अंदर पोषक पदार्थ को स्टोर करता है, जमा करता है, और कोशिका के अन्य भाग में इसको पहुंचाता है। यानी कह सकते हैं कि डिलीवरी बॉय है। शादी ब्याह में ना होता है कि कोई बाल्टी में बुनिया लिया है, उड़िया में पूरी ले ले है और सबको बांट रहा है, तो उसी प्रकार से ही बांटता है भोजन को।
इसे यह जो है कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा कौन सा पदार्थ नहीं ले जाना है, तो ये पदार्थ के परिवहन पर भी अपना कंट्रोल रखता है। इसीलिए इसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस करता क्या है जी? पुलिस ट्रैफिक पुलिस करता क्या है? ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि चरमोहान पर खड़ा रहेगा, कौन सी गाड़ी को जाना है, कौन लेन को हमको क्लियर करना है, इसके बारे में ध्यान रखता है। तो वही है ट्रैफिक पुलिस। यह भी क्या करता है कि कोशिका में कौन सा पदार्थ कहाँ जाएगा, इन सभी का यह नियंत्रण करता है। इसीलिए इसको ना बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। इसमें सिस्टर्नी होता है, पुटिका होता है। सिस्टर्नी मुड़ा हुआ छड़ के जैसा संरचना होता है, पुटिका नीचे की तरफ होता है, गोल होता है। इसी में पूरा का पूरा जो पोषक पदार्थ है या जो भोजन है इसमें जमा रहता है। अब चलिए, अब हम लोग का है लाइसोसोम। यह भी एक प्रकार का कोशिकांग है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर एक छोटा छोटा इस प्रकार से गोलाकार संरचना पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। इसका खोज किया था क्रिश्चियन डी डवे नाम के वैज्ञानिक ने। क्रिश्चियन डी डवे नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था 1958 में। क्रिश्चियन डी डवे नाम का वैज्ञानिक, इन्होंने खोज किया था लाइसोसोम का 1958 में। लाइसोसोम के अंदर ना, लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम, या इसी के अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, जल अपघटक एंजाइम भरा होता है। इसका काम है कि कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव को मारना। जब हम 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ है, नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है, भोजन के माध्यम से प्रवेश करता है, या हमारे शरीर पर जो रंध्र छिद्र है उसके माध्यम से भी हमारे शरीर में यह प्रवेश कर सकता है। अगर हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाएगा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए दिया गया है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिका के अंदर जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव आएगा इसको यह मार करके नष्ट कर देगा। और काम कुछ है कि जब कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, भोजन का परिवहन हो रहा है और बहुत सारी क्रियाएं होती है, ऊर्जा का भी निर्माण होता है, अभी हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इतना सारा जब अगर क्रम में काम हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई अंग काम करना बंद कर देगा, या टूट फूट जाएगा, या खराब हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में अगर कोई कोशिकांग टूट गया है, खराब हो गया है, मर गया है, उस परिस्थिति में यह जो लाइसोसोम है उस टूटे हुए या खराब हुए कोशिकांग को यह गला करके नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, यह अगर ये कोशिका काम करना बंद कर दे या कोशिका पगला जाए कि हम काम ही नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। अगर ये लोग अपना काम न करे तो कोशिका हमारा सही नहीं रहेगा। तब क्या होता है कि अगर कोशिका काम करना बंद कर दे या कोशिका पगला जाए तो यह लाइसोसोम न अपने आप को फाड़ लेता है, और एक फाड़ने के बाद यहाँ से बहुत सारा जल अपघटक एंजाइम निकलेगा। यहाँ से बहुत सारा जल अपघटक एंजाइम निकलेगा और यह एंजाइम पूरे के पूरे कोशिका को गला देगा। अब बताइए कि कोशिका को गलाने के लिए कोई बाहर से आया कि अगर अंदर से गला दिया, तो अंदर से गला दिया। तो जब अंदर से अंदर जब पूरा कोशिका अपने से मर गया गल करके, इसको बोलते हैं आत्महत्या। जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने से अपन जान ले, फांसी लगा के, जहर खा के, नदी में कूद के, ट्रेन तक जाके, तो उसको लोग बोलते हैं आत्महत्या। अगर कोई दूसरा कोई उसको मार दे तो उसको बोलते हैं मर्डर। लेकिन जब अपने से अपने मार रहा है तो इसको बोलने को हम लोग आत्महत्या। इसीलिए इसको लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल। कोशिका के आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, 9th 10th में भी पूछता है कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइसोसोम कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा कोशिकांग है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम भरा होता है। इसका खोज किया था क्रिश्चियन डी डवे नाम के वैज्ञानिक ने 1958 में।
यह क्या करता है कि कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीव को मारेगा, कोशिका के अंदर खराब हुए अंगों को पाचन करेगा, कोशिका के अंदर कोई भी अंग टूट फूट जाएगा उसका यह पाचन करेगा, या पूरा का पूरा कोशिका अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो यह पूरे के पूरे कोशिका को भी नष्ट कर सकता है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल, कोशिका के आत्महत्या की थैली शरीर। चलिए आगे चलते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह, क्योंकि इसी के अंदर यह माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा बनता है इस सबका सब ऊर्जा यहीं बनता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस। जैसे आप लोग का बिजली जो घर में आता होगा उसका जो ग्रिड होगा कहीं ना कहीं उसका पावर हाउस होगा, जहाँ पर वो बनता होगा ढेर सारा होगा, उसी को हम बोलते हैं पावर हाउस। क्योंकि यहाँ शरीर के अंदर यहाँ पर ऊर्जा बनता है, पावर बनता है, तो इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसका खोज किया था अल्बर्ट वान कोकिलर ने 1857 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्बर्ट वान कोकिलर। कब किया था? 1857 ईस्वी में। रिचर्ड अल्टमैन, इन्होंने 1890 ईस्वी में इसको विस्तार से बताया था, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। कार्ल बेंडा 1998 में इसका नामकरण किए थे। एक बार फिर से, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्बर्ट वान कोकिलर 1857 ईस्वी में। रिचर्ड अल्टमैन 1890 ईस्वी में विस्तार से इसके बारे में बताया था कि कैसा होता है, इसका संरचना कुछ है, ये क्या काम करता है। कार्ल बेंडा 1998 में इसका नामकरण किए थे, 1998 में इसका नामकरण किए थे। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 1898 है, हम 1998 लिख दिए थे, 1998 नहीं 1898 इसका था, मिस्टेक से लिखा गया था यहाँ पे। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार से संरचना होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इसी के अंदर ढेर सारा द्रव्य, इसके अंदर ढेर सारा द्रव्य भरा होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब चिपचिपा लिक्विड पदार्थ, मैट्रिक्स का मतलब चिपचिपा लिक्विड पदार्थ। तो इसके अंदर ढेर सारा मैट्रिक्स यानी कि चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ रहता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर है, इसके अंदर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ना दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। इसे आप लोग याद रखेंगे, पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितना झिल्ली पाया जाता है, तो दोहरी झिल्ली इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो यह हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। तो अब कोई बता सकता है कि यह कहाँ होता है हमारे शरीर में? पेट में, हाथ में, नाक में, मुंह में, पैर में, कहाँ होता है? तो यह हमारे शरीर के कोशिका में होता है, और कोशिका हमारे शरीर के अंदर सभी जगह पर रहता है। क्लास में पूछते हैं बच्चों से तो बोलता है कि पेट में होता है। अरे भैया, ये कोशिका के अंदर है, और कोशिका हमारे शरीर में सगरो है, जहाँ जहाँ हमारा शरीर है वहाँ वहाँ कोशिका है। यहाँ तक कि बाल में भी कोशिका है, लेकिन यह मृत कोशिका है। दाढ़ी में भी कोशिका है, मृत कोशिका है। नाखून का ऊपरा भाग में यहाँ पर भी कोशिका होगा, लेकिन यह मृत कोशिका होगा, लेकिन कोशिका वहाँ पर भी है। तो जहाँ जहाँ जीवित कोशिका होगा वहाँ वहाँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह। यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनिए। इस कोशिका इस माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या कितना होता होगा? तो एक कोशिका में लगभग यह 10,000 की संख्या में होता है। एक कोशिका में लगभग यह 10,000 की संख्या में होता है, और यही ऊर्जा को बनाता है। हम जो सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन इसी के पास आता है, और यहीं से ऊर्जा बनता है। हालांकि कुछ ऊर्जा तो कोशिका द्रव में भी बनता है, लेकिन उसका में थोड़ा सा ऊर्जा बनता है। मेन ऊर्जा बनता है यहीं पर, और यहीं से ऊर्जा हमारे शरीर के चारों ओर आता है एटीपी के रूप में। ये 10th क्लास का चीज है। अभी इतना समझिए कि यहीं पर ऊर्जा बनता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब है लवक यानी कि प्लास्टिड। लवक जो होता है यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज किया था अर्नस्ट हेकेल 1865 में, और इसका जो विस्तार से जो बताए थे,
इसमें जो विस्तार से बताया गया, जो परिभाषित किए थे कि होता क्या है AFW सिंपल। तो इतना आप लोग याद रखेंगे फिलहाल अभी के लिए कि लवक केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका खोज किया था अर्नस्ट हेकेल नाम के वैज्ञानिक ने, अर्नस्ट हेकेल नाम के वैज्ञानिक ने 1865 में। इसके ऊपर भी दोहरी परत पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी दो गो में दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में। ठीक है, लवक समझ सकते हैं इस प्रकार से कि रंगे वाला, लवक का मतलब रंगे वाला। जैसे बाल्टी में पानी लेंगे और पानी में होली के दिन में क्या करते हैं हम लोग कि बाल्टी में लेते हैं पानी, और पानी को पराना है किसी को रंग भौजी के, तो हमने क्या करते हैं कि बाल्टी में पानी ले करके और ऊपर से लाल पाउडर या हरियर का रंग का पाउडर या पीला रंग का पाउडर हम लोग उसको में डाल देते हैं। तो जो बाल्टी का जो पानी है वो अब पूरा रंगहीन हो जाता है, रंगीन हो जाता है, रंगीन कलरफुल, कोई लाल तो कोई पीला कोई हरा। तो वही है लवक रंगे वाला, लवक मतलब रंगे वाला। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने भी देखा कि लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज अर्नस्ट हेकेल ने 1865 में किया था। इसके बारे में जानकारी दिया था AFW सिंपल ने, यानी इसकी व्याख्या किया था, परिभाषा दिया था, व्याख्या किया था। अब देखते हैं कि इन्हीं ने लवक को 3 भागों में बांटा। कौन कौन? आवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे कि आवर्णी लवक को ही ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक को ही क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब है कि आवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? यह पाया जाता है पेड़ पौधा के जड़ में, पेड़ पौधा के जड़ में। यह जो लवक है यह रंगहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। अगर आप पेड़ पौधा, छोटा सा अगर कोई पेड़ पौधा है, उसका जड़ सहित अगर उखाड़ करके लावें आप लोग, तो ध्यान देंगे कि जड़ जो होता है ना व्हाइट व्हाइट होता है, बिना रंगहीन होता है। इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। इसका काम है कि पेड़ पौधों के लिए भोजन को जमा रखना, पेड़ पौधों के लिए भोजन को जमा रखना। और जो पौधा ज्यादा भोजन को जमा कर दे रहा है उसको हम लोग खाने का भी काम में लाते हैं। जैसे कि मूली, मूली के जो जड़ में होता है उसमें भोजन को वह जमा रखता है। अब उस भोजन को हम लोग भी खा लेते हैं। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन होता है, कलरफुल होता है। कैसा कलरफुल होता है? तो यह विभिन्न रंग का होता है, लेकिन हरा रंग को छोड़ा करके, हरा रंग को छोड़ा करके यह रंगीन होता है। यह फल में, फूल में, फूल में, तना में, इन सब में रंग बिरंगा रंग को भरता है, रंग को डालता है। जैसे कोई आम का है, आम पीला हो जाता है पकला के बाद, कोई आम लाल टाइप का होता है, कोई और फल है, फूल है लाल पीला जो भी है। तो जितना भी रंग पेड़ पौधा में आप देखेंगे उन सब का सब इसी वर्णी लवक के कारण होता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर पेड़ पौधा में रंग काहेला देवल जाता है, फूल में रंग काहेला देवल जाता है? तो फूल में रंग देने का कॉन्सेप्ट है कि फूल में रंग इसलिए होता है ताकि वह दूर से भंवरों को, कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। देखेगा दूर से भंवरा कीट तो उसकी ओर आकर्षित होकर के जाएगा। जैसे हम लोग भी जाते हैं फूल की ओर आकर्षित होकर के कि कौन सा फूल है, लाल है पीला है, उसको आकर्षित होता है, सुंदर लगता है दिखने में। तो आकर्षित होकर के पेड़ पौधों में, फूल में भंवरा वगैरह वहां तक जाता है और उस पर रस चूसता है, जिसके कारण एक फूल से दूसरे फूल पर जाते रहता है और परागन की क्रिया होती है। तो खैर परागन की क्रिया पढ़ना है 10th क्लास में। अभी फिलहाल इतना पढ़ेंगे कि वर्णी लवक रंग बिरंगा होता है, हरा रंग के छोड़ा करके, हरा रंग भी नहीं होता है, हरा रंग होता है हरित लवक। यह फल में, फूल में, तना में रंग भरने का काम देता है, कुछ करके रंग भरने का काम देता है। आगे हरित लवक, हरित लवक यह हरा होता है। हरित लवक कैसा होता है? हरा होता है। हरित लवक का काम कुछ है कि पेड़ पौधों के पत्तियों को हरा बनाना। आप लोग पढ़े भी होंगे 8th क्लास में कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के चलते। तो यही क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इसी में आता है, तो उसके चलते वह हरा होता है। और यह क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधा में भोजन बनाने में भी काम आता है, यह भोजन को बनाने में उसमें काम आता है। प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधा करता है इसी की सहायता से करता है। अगर ये ना रहेगा तो पेड़ पौधा भोजन नहीं बना सकता है। इसके लिए 10th क्लास का वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें आप जाकर के देखेंगे, पार्ट 1 में शायद है कि पेड़ पौधा में हरित लवक काहे जरूरी है, एक में कौची होता है। तो उसमें बताया गया है कि इसमें मैग्नीशियम वगैरह होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, काहेला करता है जो भी है। तो आप
10th क्लास का इसी चैनल पर एक वीडियो है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं कि हरित लवक होता कैसा है, इसका संरचना कैसा होता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे अब कि हरित लवक का आकार कैसा होता है। तो हरित लवक का आकार इस प्रकार से होता है, इसमें बहुत सारी पतली पतली इस प्रकार से अस्ट्रोमा लैमिली पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा लैमिली। यहाँ जो आपकी संरचना देख रहे हैं इसे युला, यहाँ जो भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको बोलते हैं ग्रैनम लैमिली। ग्रेनम लैमिली, इसकी संख्या होती है 40 से 60। इसकी संख्या कितना होता है ग्रैनम लैमिली के, हरित लवक में ग्रैनम लैमिली की संख्या कितना होता है 40 से 60। यहाँ पर कुछ होता है अस्ट्रोमा, और इसके ऊपर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली यानी कि इसके ऊपर 2 गो झिल्ली होता है, इस प्रकार से दोहरे झिल्ली का ऊपर होता है। आगे चलते हैं, इसके अंदर अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। इस हरित लवक के अंदर अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि डीएनए किस में होता है। तो डीएनए होता है 3 गो में, केंद्रक में, हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक में, हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि डीएनए इन तीनों में होता है, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में, तीनों में डीएनए होता है। ये इसका रहा स्ट्रक्चर। इसमें आप कितना याद रखेंगे, ग्रैनम लैमिली 40 से 60 संख्या होती है। यह दोहरी झिल्ली का होता है। ये जो पतला पतला लाइन दिखाई दे रहा है ये अस्ट्रोमा लैमिली है। चौड़ा भाग ग्रैनम लैमिली कहलाएगा। इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, और यह दोहरी कुंडली दोहरी झिल्ली का बना होता है। आगे चलते हैं, अब है आपका रसधानी या रिक्तिका। रसधानी या रिक्तिका, इसी को बोलते हैं वेसल्स, वैकल्स यानी कि रसधानी या रिक्तिका। इसका खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। अब पहला पार्ट में भी देखेंगे ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका खोज किया था। इसमें भी रसधानी का खोज किया था ल्यूवेनहॉक में 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में फेलिक्स डुजार्डिन इन्होंने इसका नामकरण किया था। ठीक है, अब सुनिए होता क्या है कि कोशिका के अंदर एक बड़ी सी इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं रसधानी। कोशिका द्रव्य के अंदर बड़ी सी इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रसधानी। आगे चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं रसधानी। रसधानी का कार्य क्या है कि रसधानी ना कोशिका के अंदर जल का नियंत्रण करता है। कैसे नियंत्रण करता है, अगर कोशिका में कभी जल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह कोशिका से वापस जल ले लेता है, और अगर कभी कोशिका में जल की मात्रा कम हो जाए तो वापस कोशिका को यह जल दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि घर पर भी आप लोग के मम्मी या पापा आपके पास पैसा का बैलेंस बना के रखते होंगे, जिससे सपोज करते हैं कि आपके पास अभी 10,000 रुपया मिल जाए। 10,000 रुपया आपको कहीं से मिल गया, छात्रवृत्ति से मिल जाए, कहीं से भी आपको 10,000 रुपया दिया गया, मिल गया। तो अभी आपके पास इस 10,000 रुपया कोई ठोस कार्य नहीं है। ठोस कार्य कहने का मतलब कि कोई वैलिड कार्य नहीं है। आपके पास रहेगा, आप लोग इसको खर्चा कर देंगे। कोई कपड़ा खरीद लेगा, कोई फ़ोन खरीद लेगा, कोई रिचार्ज करवा लेगा, कोई किसी को गिफ्ट कर देगा डेयरी मिल्क लेकर के। तो अभी इसका आपके पास कोई ज़्यादा कार्य नहीं है। तब क्या करते हैं मम्मी या पापा, कहते हैं कि बाबू रे मैया रे काम करो ना, ये 10,000 तो है ना, एक में से 1,000 तो अपना पॉकेट खर्चा रख लो और 9,000 क्या कर दो, हमको दे दो। तो आप भी 9,000 रुपये मम्मी को दे देते हैं। अब क्या हुआ कि अब कुछ समय के बाद आपके स्कूल में फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने में पैसा लगता है, 2,000 4,000 जो भी लगे। तो अब आप तो काम तो कर नहीं रहे हैं कि आपके पास पैसा है। तब क्या होगा कि आप जाएंगे मम्मी से या पापा से कि देखिए ना फॉर्म भरना है, पैसा दीजिए। तब मम्मी क्या करेंगे कि आपको यही 9,000 में से आपको कुछ पैसा दे देंगे। यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसा था तो मम्मी वापस मांग लिए, आपके पास कम पैसा हो गया तो वापस आपको पैसा दे दिए। इसी प्रकार से यह भी क्या करता है कि अगर कोशिका के पास ज़्यादा जल है तो ये अपने आप में रख लेगा, अगर कम जल है तो इसको वापस ही दे देगा। ठीक है, एक बात आओ कि जंतु कोशिका में जो होता है ना, ये रसधानी छोटा होता है। जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में ये बड़ा होता है। जंतु कोशिका में छोटा होता है, पादप कोशिका में ये बड़ा होता है।
अब सुनिए, अगर बड़ा है तो ये ज्यादा कम एकल संख्या हटेगा इसमें, अगर ये बड़ा है तो इसका संख्या कम हटेगा। तो पादप कोशिका में बड़ा होता है, पादप में बड़ा होता है लेकिन ये कम होता है। और जंतु में छोटा छोटा है तो बहुत सारा हटेगा ये। तो जंतु में छोटा होता है लेकिन बहुत सारा होता है। फिर से एक बार, कि पादप कोशिका में इसका जो साइज है बड़ा होता है, और बड़ा साइज है तो कम हटेगा उसमें, तो बड़ा साइज के चलते कम हटता है। तो पादप कोशिका में इसका साइज तो बड़ा होता है लेकिन संख्या कम होती है। लेकिन जंतु कोशिका में इसकी संख्या ज्यादा होती है लेकिन साइज इसका कम होता है, छोटा होता है। अब आगे चलते हैं। अगला है तारक का या सेंट्रोसोम। तारक का या सेंट्रोसोम। तारक का क्या होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के बगल में इस प्रकार से बेलनाकार कुछ संरचना पाई जाती है, जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये इसी को हम बोलते हैं तारक का या सेंट्रोसोम। तारक का या सेंट्रोसोम। इसका खोज क्या था वान वेनेडेन 1883 में, और इसका नामकरण और इसकी व्याख्या किया था थियोडोर बोवेरी 1888 ईस्वी में। इन्होंने इसका खोज किया था, इन्होंने इसके बारे में वर्णन किया था। ये करता क्या है कि जब कोशिका विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका जब बनता है, तो इस समय यह सेल प्लेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सेल प्लेट का। सेल प्लेट का निर्माण करने का मतलब कि जैसे घर बनता है तो घर बनने से पहले उसका फाउंडेशन रखाता है, डाला खचला के बाद फाउंडेशन हम लोग रखते हैं, उसी प्रकार से यह इसका फाउंडेशन रखता है, जिसको हम लोग सेल प्लेट कहते हैं। चलिए, तो इस तारक का सेंट्रोसोम इसका खोज किया था वान वेनेडन 1883 ईस्वी में। नामकरण और इसकी व्याख्या किया था थियोडोर बोवेरी 1888 में। इसका काम है कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करना, यानी कि उसका आधार को रखना, उसका फाउंडेशन बनाना। यहाँ तक ठीक है? चलिए, अगर यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है तो कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी कोशिकांग होगा उन सभी के बारे में हम लोगों ने अभी तक जान लिया। अब अगला क्लास में, जो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अगला क्लास में हम लोग केंद्रक के अंदर की चीज़ों को देखेंगे कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है, उसके अंदर केंद्रिका क्या होता है, क्रोमैटिन जालिका क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एक कमेंट आया था कि ऊतक चैप्टर को समझाइए, तो ऊतक चैप्टर भी हम समझा देंगे। एक क्लास और चलेगा इसका, इसके बाद इसको पूरा खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद ऊतक ही चलेगा 9th क्लास का। ऊतक को भी हम लोग पढ़ेंगे, ऊतक ही नहीं पूरा सिलेबस ही पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी का, 9th 10th यहाँ तक कि 12वीं का भी पढ़ेंगे हम लोग, 11th 12th का भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे उन सबको भी खत्म किया जाएगा, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे।